नमस्कार। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल का काफिला जमशेदपुर पहुंच चुका है। दिल्ली से शुरू हुआ ये काफिला दिल्ली से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और फिर बिहार होता हुआ झारखंड आया है। आज हम झारखंड के दूसरे शहर हजारीबाग के बाद जमशेदपुर पहुंचे हैं। जमशेदपुर इस इलाके की औद्योगिक नगरी है और इस शहर का एक नाम टाटा नगर भी है, क्योंकि इसे टाटा ने बसाया था और यहाँ पर टाटा के स्टील प्लांट के अलावा कई एक और औद्योगिक इकाइयां भी हैं। इस लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से बीजेपी का यहाँ पर कब्जा है और पिछली बार यहाँ पर अभी के मुख्यमंत्री ने जेएमएम से उनका मुकाबला किया था, लेकिन तकरीबन 1.5 लाख वोटों से हारे थे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन अभी तय नहीं कर पाया है कि इस लोकसभा सीट पर किसे चुनाव में लड़ाया जाए और किस दल को ये सीट दी जाए। जमशेदपुर से हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, जो कि यहाँ से विधायक भी हैं और यहाँ की सरकार में मंत्री भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है बन्ना गुप्ता जी आपका। आप सवालों का सिलसिला सीधे शुरू करते हैं। बन्ना गुप्ता जी, चूंकि लोकसभा चुनाव है तो हम सीधे उसी से जुड़े सवाल आपसे लेते हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में आपकी यहाँ पर सरकार है, किस तरह से आप बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी बहुत ताकतवर हो गई है इस बार। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद पूरे देश में एक राम लहर चल रही है और जिसका फायदा पूर्व की तरह बीजेपी को ही मिलता हुआ दिख रहा है। नहीं, निश्चित तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबों में हैं, मेरे मन में भी हैं, तन में हैं, कन कन में राम हैं। और मैं कहता भी हूँ कि राम से बड़ा सामाजिक न्याय कोई हो नहीं सकता, पुरुषार्थ कोई हो नहीं सकता है। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। तो ये राम तो किसी पार्टी के नहीं हो सकते हैं, वो हर रग में राम है, धड़कन में राम है, कण में राम है, मेरे रोम रोम में राम है। इसलिए इसको पार्टी के हिसाब से आप नहीं देख सकते हैं। तो ये जो आपने अभी यहाँ पर कविता पाठ किया, क्या ये कविता आपने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व को सुना दी थी और इसी वजह से वो जब राम मंदिर का उद्घाटन होना था तो वहाँ रामलला के दर्शन करने नहीं पहुँचे? नहीं, रामलला का दर्शन वो एक श्रद्धा का विषय है, वो किसी राजनीतिक का विषय नहीं हो सकता है। हम यदि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मानते हैं, यदि हम माँ दुर्गा को मानते हैं, तो कोई हमको गाइड क्यों करेगा? हमारी आस्था है, हमारी मनमर्जी है और हम अपने हृदय में राम को देख रहे हैं। हमारे तो मन में राम है, कन में राम है, इसलिए ये राजनीति का विषय नहीं है, ये आस्था और श्रद्धा का विषय है। चलिए ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं। अगर लोकसभा चुनाव में जनता यही बात मानकर अगर आपको वोट करती है या नहीं करती है तो वो साफ हो जाएगा। हम स्थानीय मुद्दों पर लौटते हैं। बन्ना गुप्ता जी, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और झारखंड का जो हेल्थ को लेकर इंडेक्स है उसमें काफ़ी पीछे स्थान है। क्या कुछ किया जा रहा है राज्य में स्वास्थ्य के स्तर पर काम करने के लिए? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग किस मानक के तहत ये बताते हैं कि इंडेक्स में हेल्थ जो है बहुत पिछड़ा है। आपने देखा होगा कि कोविड जब हुआ था और कोविड होने के बाद हमारी डबल इंजन की सरकार नहीं थी और हम लोगों ने बिना डबल इंजन के सरकार में भी हमने कोविड जैसी विश्वव्यापी बीमारी को पूरी हद तक लड़ा और उसके विरुद्ध में इतना बड़ा संकनाद किया कि भारत सरकार को ये मानना पड़ा कि देश में तीसरे स्थान पर झारखंड राज्य आया। और हमने विपरीत परिस्थितियों में भी झारखंड के लोगों को, जहां पर हमारे पास एक भी आरटीपीसीआर लैब नहीं हुआ करता था और हम उसके लिए बंगाल और भुवनेश्वर जाते थे, बैकलॉग इतना लंबा होता था, आज हमारे राज्य में 17 आरटीपीसीआर लैब स्थापित हो गए। आज हमने कभी झारखंड ने नहीं देखा था कि कोबास 6800 मशीन लगेगी, वो भी 2-2 मशीन लग गई है। लोग बहुत पत्रकार भाई भी चिल्लाते थे जीनोम सीक्वेंसिंग की भी 2-2 मशीन लग गई है। 110 जो है पीएसए प्लांट लग गए हैं। आज हमारे यहाँ जो है 11,356 जो है हमारा जो है ऑक्सीजन युक्त बेड है। हमारे पास जो है 4,000 से ज़्यादा जो है हमारे पास आईसीयू के बेड संरक्षित हैं। तो हम सभी दृष्टिकोण में हम अपने राज्य को विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य की स्वास्थ्य दिशा और दशा को मजबूत करने के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन आपके इसी जमशेदपुर में एमजीएम अस्पताल है, उसकी हालत तो बहुत ही खस्ता है। और ये जो हालत इसलिए खस्ता है, जो स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई उन्होंने बताया क्योंकि वहाँ जो काम करने वाले डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो फोकस पूरा इस पर होता है कि हॉस्पिटल के बजाय वो प्राइवेट दिखाने आए। नहीं, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जमशेदपुर शहर बड़ा ही राजनीति के विषय में, ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसी कोख है जहाँ से कई मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों का जन्म हुआ है। यहीं से हमारे
आदरणीय अर्जुन मुंडा जी ने मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया, यहीं से हमारे रघुवर जी ने भी पदभार ग्रहण करने का काम किया, कोल्हान से जो है मधु कोड़ा जी ने भी पदभार ग्रहण करने का काम किया। और इसके बावजूद भी फुल बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार थी रघुवर जी के कार्यकाल में। और उस समय भी एमजीएम की दशा और आज की दशा में जीवन जो है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और आज हमने 434 करोड़ रुपया एमजीएम की नई पूरा जो है मल्टी स्पेशलिस्ट उसका अस्पताल बनाने के लिए 434 करोड़ रुपए का काम चालू करवा दिया है। नहीं, लेकिन बन्ना गुप्ता जी, समस्या यहाँ पर ये नहीं है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा आज भी है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सपोर्ट बेस देते हैं वो नर्सिंग स्टाफ देता है, डॉक्टर्स देते हैं। अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे जनता को सुविधा वहां पर देंगे? नहीं, देखिए उसमें बेसिक चीज केवल प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया जी से जब जब हमारी बैठक हुई तब मैंने इसके बेसिक मुद्दे पर बात उठाई कि एक प्रोफेसर एलिजिबल होता है 2 हमारे डॉक्टरों के लिए। तो हमने उनसे कहा कि आप वो जो एमसीआई का गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में उसमें चेंजिंग लाइए और एक प्रोफेसर को अधिकृत करिए। कम से कम 6 हमारे पीजी के स्टूडेंट होंगे, और जब 6 पीजी के स्टूडेंट होंगे तो निश्चित तौर पर जब हमारा स्टूडेंट बढ़ेगा, और जो मानक भारत सरकार ने रोक के रखा है 2 पीजी स्टूडेंट 1 प्रोफेसर के लिए, तो हमारे पास फैकल्टी की कमी है। और फैकल्टी की कमी केवल हमारे यहाँ नहीं है, पूरे देश में फैकल्टी की कमी है। फिर भी हम विपरीत परिस्थितियों में भी हम हमारे 24 जिले के उपायुक्तों को कहा है कि आप डीएमएफटी फंड से ले लो, और हमने ये कहा है। लेकिन डॉक्टर एक ऐसी चीज़ है जिसको आप लाठी मारकर या उसके साथ बहुत टेढ़ा बोलकर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम चिकित्सक को भगवान के दूसरे रूप में पूजते हैं, मानते हैं। इसलिए उसके साथ प्रेम व्यवहार और उसके अपनत्व के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और स्थानीय मुद्दा है आपके यहाँ फ्लाईओवर का। एक फ्लाईओवर है, मुझे बताया गया है यहाँ पर, वो पिछले कई सालों में उसका बार-बार शिलान्यास होता है, और अभी चुनाव की आचार संहिता लगने के कुछ दिन पहले एक बार और शिलान्यास किया गया आपके द्वारा। क्या ये फ्लाईओवर शिलान्यास में ही तस्वीरों में छपता रहेगा, दिखता रहेगा, या कभी जनता इस पे दौड़ पाएगी, ऊपर चढ़ पाएगी? आपने केवल जो है किसी तस्वीर का एक पहलू देखा है। आप जैसे विद्वान पत्रकारों को इसके लिए भी जरूर सोचना चाहिए कि कभी कभी समाचार पत्रों में छपता है कि तार गिरा और 4 भैंस मर गई, लेकिन वो किसकी गलती से मरी, ये आलोचना समालोचना ही प्रेस का काम है। प्रेस का काम केवल आलोचना नहीं है, प्रेस का काम समालोचना भी है। तो आपको ये भी जरूर जानना चाहिए था कि यहाँ जो 3 मुख्यमंत्री हुए उनके समय में भी वही मानगो पुल था और वही जाम लगता था। उन्होंने कभी इस विषय में सोचा भी नहीं कि फ्लाईओवर बनना चाहिए। ये तो मैं जब विधायक बना हूँ, मैंने लग के फ्लाईओवर का जो है निर्माण करने के लिए रात दिन प्रयास किया, और 471 करोड़ रुपया हमने अपने सरकार का लगाकर फ्लाईओवर किसी ये पूर्व की सरकार ने नहीं किया था। ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि पूर्व की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने यहाँ फ्लाईओवर किया, बल्कि फ्लाईओवर छोड़िए, मैं कहता हूँ जो डोबो पुल बना है वो डोबो पुल भी मैंने अपने कैबिनेट की अंतिम मीटिंग में डोबो पुल और 8 किलोमीटर का वो रास्ता पास किया था। ये अलग बात है कि वो जो है हमारी सरकार नहीं बनी और आदरणीय रघुवर जी ने फिर से उसको कैबिनेट में उसको नया डिजाइन लाकर उसको व्यवस्था खड़ी की। यही नहीं, जुगसलाई मेरा विधानसभा क्षेत्र नहीं है, और मैं 2008 में मैंने उसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ा था ओवर ब्रिज का, और वो लड़ाई में मैं बहुत पिटाया भी था। और जैसे ही 2009 में मैं विधायक बना तो सबसे पहले मैंने ध्यान आकर्षण डाला, और उस पर सरकार ने जवाब दिया कि जुगसलाई फ्लाईओवर बनेगा, ओवर ब्रिज बनेगा। और फिर जो है ये हमारे रघुवर जी ने उसका शिलान्यास कर दिया और छोड़ दिया। लेकिन अभी जब मैं मंत्री बना, विधायक बना, तो मैंने लग के, यहाँ जितने लोग हैं पूछिए, मैंने लग के वो रुका हुआ काम चालू किया, और जुगसलाई का आज ओवर ब्रिज काम कर रहा है। सर्कस का टाइगर बोलिए, जंगल का टाइगर बोलिए, लेकिन इतना जरूर है कि हम शेर हैं, लेकिन आदमखोर ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। हम शेर की तरह जेल से भी हमारा हेमंत सोरेन दहाड़ रहा है। ये आप अपने जमशेदपुर में 2 जमशेदपुर क्यों देखते हैं? एक वो जमशेदपुर जहां हम बैठे हुए हैं जो टाटा नगर है, और एक वो जमशेदपुर जो लगता है जैसे मुंबई में जाओ तो एक
आलीशान अट्टालिकाओं वाली मुंबई और एक झोपड़पट्टी वाली। नहीं, उन लोगों ये अंतर क्यों है? उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने 86 बस्ती के नाम पर बहुत लंबे दिन तक लड्डू खाए, अबीर गुलाल उड़ाए हैं। साफ सफाई आप करवा दे तो आधा काम हो जाएगा। नहीं नहीं, लेकिन मैं तो पक्षधर हूं कि अभी मैं पक्षधर हूं ग्रेटर जमशेदपुर बनाने के लिए। मैं तो इस बात से सहमत हूं कि घाटशिला को भी जोड़ा जाए, चांडिल को भी जोड़ा जाए और सरायकेला को भी जोड़कर ये जमशेदपुर ग्रेटर जमशेदपुर बने, तब इस जमशेदपुर का डेवलपमेंट होगा। तो हमारी सोच जो है वो बहुत ब्रॉड सोच है। भ्रष्टाचार के आरोप में मुख्यमंत्री जेल चले जाएं, किस मुंह से आप जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे? अरे भाई, आपको भी जेल भेजा जा सकता है, हमको भी जेल भेजा जा सकता है। जेल जो है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वो ही सूरमा निकलते हैं। यदि दुर्योधन जो है लाक्षागृह में भीम और अर्जुन और ये लोग को नहीं भेजता तो फिर जो है हमारा श्याम बाबा जो है का जन्म नहीं होता। आप बोलने में बहुत माहिर है, इतिहास और महाभारत को बहुत वाकपटु हैं आप, तुरंत बात को मोड़ देते हैं। जनता सहमत है ना? ये देखिए, तो थोड़े से सवाल ले लिए जाए इनकी वाकपटुता पर। प्रभाकर जी। मंत्री जी से एक आग्रह होगा, स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन उनके विभाग का मामला नहीं है, लेकिन राज्य में कई विश्वविद्यालयों में कुलपति नहीं है, जिसके कारण छात्रों को कई समस्या हो रही है। इस पर आपकी सरकार का क्या मत होगा? मेरे छोटे भाई को मैं कहना चाहता हूं, कुलपति के ऊपर होता है कुलाधिपति, और कुलाधिपति गवर्नर साहब होते हैं, और गवर्नर साहब के अंडर में सारे विश्वविद्यालय आते हैं और वही उसके सर्वे सर्वा होते हैं। तो ये सवाल बेहतर होगा कि मुझसे ना पूछकर, मैं तो चूंकि सरकार का हिस्सा हूं, इसलिए जो भी गवर्नर साहब हमारे संवैधानिक गार्जियन है, अभिभावक है, उनका जो भी आदेश निर्देश होता है उसका अक्षरशः पालन करना राज्य सरकार की जवाबदेही है। लेकिन इमीडिएट बॉस उसके गवर्नर साहब होते हैं। जी, बन्ना गुप्ता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल, ऐसी चर्चा की जा रही है कि कल्पना सोरेन जो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं, विधायक बनते ही उनको मुख्यमंत्री की शपथ ली जाएगी, दिलवाई जाएगी, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मैं तो ये भी जानता हूं कि जिस दिन से ये सरकार का गठन हुआ तो हमारे मित्रों ने, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथियों ने उसी दिन से घोषणा किया, चूंकि उसमें बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, बड़े बड़े उसमें जो है कि दूरदृष्टि वाले ज्ञानी लोग मौजूद हैं, तो उन्होंने उसी समय से, जिस दिन से सरकार बनी उसी दिन से घोषणा किया कि अमुक तारीख को सरकार गिरेगी, अमुक तारीख को सरकार गिरेगी। फिर उसमें बाई इलेक्शन हुए, 4 बाई इलेक्शन हुए, 4 बाई इलेक्शन में 3 बाई इलेक्शन में हमने भारी बहुमत से जीत हासिल की। और अब देखिए, लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो देखने की आदत है। अब कल्पना सोरेन के नाम में एक शिव गुफा छोड़ दीजिए। अरे भाई, वो तय करना हमारी पार्टी गठबंधन और हमारे दल के लोगों के बीच का ये साझा नेतृत्व तय करेगा कि आने वाले समय में झारखंड की, हमारे गठबंधन की दिशा दशा क्या होगी। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा, ये कहा जाता है इस इलाके के टाइगर हैं चंपई सोरेन, लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन ने उन्हें सर्कस का टाइगर बना दिया है। नहीं, देखिए, अब कहने के लिए, देखिए, राजनीति में लोग अभिव्यक्ति की आज़ादी को कोई छीन नहीं सकता। अभी हमारे छोटे भाई ने सवाल किया, मैं उसके अधिकार को तो नहीं छीन सकता हूं। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर आदमी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अब सर्कस का टाइगर बोलिए, जंगल का टाइगर बोलिए, लेकिन इतना जरूर है कि हम शेर हैं, लेकिन आदमखोर ना थे, ना हैं और ना रहेंगे। हम शेर की तरह जेल से भी हमारा हेमंत सोरेन दहाड़ रहा है। पूरे धैर्य के साथ इस लोकतंत्र को बचाएंगे भी और इस लोकतंत्र को आगे भविष्य में चलाएंगे भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी के लीडर्स होंगे, उनके साथ मुद्दों की बातचीत करेंगे और जनता जनार्दन भी होगी, जिनके साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी प्रभाकर यहाँ पर मौजूद है और जनता से सीधे सवाल भी लिए जाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करते हैं कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रविंद्र झा को, वे मंच पर आएं, अपना आसन ग्रहण करें और सवाल जवाब का सिलसिला उसके बाद हम शुरू करेंगे। रविंद्र झा जी के बाद हम आमंत्रित करेंगे बीजेपी के अभी के जिलाध्यक्ष सुधांशु ओझा जी को, वे भी मंच पर आएं और अपना आसन ग्रहण करें ताकि हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। सुधांशु ओझा जी के बाद मैं आमंत्रित करूंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर केडिया जी को, वे भी आए मंच पर, अपना आसन ग्रहण करें और उसके साथ ही हम यहाँ पर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे ताकि यहाँ के स्थानीय समीकरणों के अलावा स्थानीय मुद्दों को भी समझ सकें और जनता की
जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। तो सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं हम, और यहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम बीजेपी के जिलाध्यक्ष उनसे बात करेंगे, ओझा जी से। मैंने सुना था कि बीजेपी चाहती थी कि हर जिले से तकरीबन 50 से 60 हजार लोग पहुंचे जो रामलला के दर्शन करें और रामनवमी तक ये टारगेट पूरा भी हो जाए। क्या वो टारगेट आपको भी मिला था और पूरा हो गया है? भारतीय जनता पार्टी राम की पार्टी है। लोग ऐसे कहते हैं कि राम की पार्टी ने, राम किसी की पार्टी के नहीं है, लेकिन कोई पार्टी ऐसा भी देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि हम राम के लिए समर्पित हैं। राम से चाहता तो सब कोई है, लेकिन राम को कुछ देना भी होगा। राम के जो भक्त हैं, जो जंगलों में हैं, कंदराओं में है, गरीब के झोपड़ियों में है, उनके आस्था का केंद्र है। 500 साल से भारत के आस्था के जो बिंदु है राम, उसको तहस नहस कर दिया गया। और भारत में जो पहले जो सरकार थी, किसने तहस नहस किया था? भारत में जो भी आक्रमणकारी थे उन्हें 500 साल पहले तहस नहस किया। और वर्तमान में अंग्रेजों की आज़ादी के बाद से देश में जो शासन व्यवस्था आई, यह शासन व्यवस्था उन्हीं व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम किया। सुधांशु ओझा जी, रविंद्र झा जी आप पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आजादी के बाद जिनकी सरकारें आई, देखिए देश गुलाम था, अंग्रेजों के जंजीर में जकड़ा हुआ था। हमारे पूर्वजों ने, कांग्रेस परिवार के जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने ये महसूस किया कि हमें आज़ाद हिंदुस्तान में सांस लेना है। तो आज़ादी की लड़ाई हम लोग लड़े, कांग्रेस के लोगों ने लड़ा, और बरसों बरसों जेल में रहकर इस हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। निश्चित रूप से हिंदुस्तान की आज़ादी में सभी धर्मों का सहयोग रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने अपना सहयोग दिया, सबों ने त्याग और बलिदान किया। उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर्वधर्म समान का नीति होता है और सभी धर्मों को सम्मान मिला। 70 वर्ष में जहां इस देश में सुई नहीं बनता था, एक समय ऐसा भी था। लेकिन बीजेपी कहती है राम को ही सम्मान नहीं मिला। देखिए, ये तो व्यावसायीकरण की बात है, राजनीतिकरण की बात है। राम सम्मान का चीज है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर दिल में बसे हुए हैं, कण कण में बसे हुए हैं, हर सनातन धर्म को मानने वाला लोग। यहाँ तक कि आप देखिएगा कि जब जुलूस निकलता है हमारे यहाँ, तो बहुत मुस्लिम लोग भी कैंप लगाकर जो उसमें उस जुलूस में रहते हैं, उसको शरबत पिलाने का काम करते हैं। तो फिर ऐसा तो कुछ दिखता नहीं है। कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अगर ये सीट आपको मिल भी गई, कैसे आप वोट मांगेंगे, क्या दिखाएंगे? देखिए, अभी तक जो चर्चा चल रही है, ये सीट जेएमएम को जाएगा। और पहले हथियार डाल दिए? नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ जो गठबंधन का अभी फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें ये सीट जेएमएम को जा रहा है। और चूंकि यहाँ एमएलए जेएमएम के ज़्यादा हैं, और यहाँ पश्चिम में भी एमएलए सारे के सारे जो हैं वो जेएमएम के हैं, तो निश्चित रूप से ये सीट जेएमएम को जा रहा है। और जहाँ तक बात है, हथियार डालने की बात नहीं है। कांग्रेसी कभी हथियार नहीं डालते, कांग्रेस लड़ते हैं, और वही लड़ने के बदौलत किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? कि जेएमएम और आप दोनों को मिलके वोट मांगना है यहाँ पर, क्या आप इस मुद्दे पे वोट मांगेंगे कि आपका मुख्यमंत्री जेल चला गया भ्रष्टाचार के आरोप में? हमारा ईमानदार मुख्यमंत्री, सिर्फ और सिर्फ उनका गलती वही था कि भाजपा के सामने झुके नहीं, भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किए, इसलिए वो जेल में है। सरकारी जमीन को कागजों में हेरफेर करके अपने नाम कराना ईमानदारी है? मेरे नाम भी करा दीजिए। भैया, हिंदुस्तान का कानून है, आप भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम भी लॉ ग्रेजुएट हैं। हिंदुस्तान का कानून है कि किसी के अगेंस्ट में आप कंप्लेन कर दीजिए, केस तो हो जाता है। और आज की तारीख में जो स्थिति है, ये ईडी और सीबीआई वो केस तो बना देती है। हेमंत सोरेन एकदम निर्दोष हैं, उनका कोई दोष नहीं है, और हेमंत सोरेन निर्दोष हैं। ये इस बार के चुनाव में यहाँ की जनता फैसला करेगी, और निश्चित रूप से हमारा जो जेएमएम का कैंडिडेट होगा जमशेदपुर में और पश्चिम सिंहभूम में, वो जीतेगा जीतेगा जीतेगा। चलिए पूछ लेते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हमारे साथ केडिया जी हैं। केडिया जी, क्या यहाँ पर भ्रष्टाचार एक मुद्दा है
चुनाव में उस पर वोट गिरेगा या नहीं गिरेगा? देखिए, भ्रष्टाचार तो मुद्दा देश में है और भ्रष्टाचार के कारण ही देश पीछे रह रहा है। हम जितनी भी बातें कर लें, लेकिन हर विभाग में भ्रष्टाचार है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन लोग यहाँ मानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार किया है। देखिए, यहाँ लोग माने उसके पहले कोर्ट माने। मामला चूंकि जब कोर्ट में लंबित है, क्योंकि हर व्यक्ति, जितने भी नेता हैं जिनके मामले कोर्ट में लंबित हैं, जो जेल में हैं, हर नेता कहते हैं मैं निर्दोष हूँ। लेकिन जो बार बार जोर दे के कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, उनकी 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना तक यदि जमानत नहीं होती है तो जनता कैसे मान ले कि वो निर्दोष है? भ्रष्टाचार देखिए मुद्दा है। अब कांग्रेस भी इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा दे रही है, कह रही है यहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है। जिनको ठेके मिले, जिनकी जांचें चल रही थी, उन्होंने आपको पैसा दिया। देखिए, ऐसा है कि हमारे सांसद की संख्या देख लीजिए और हमारे चंदे का देख लीजिए, और इनके सांसद की संख्या देख लीजिए और इनके चंदे का देख लीजिए। सांसद से चंदे की संख्या क्या लेना देना? एक मिनट, दर तो तय होता है साहब। जो जितनी बड़ी पार्टी, जितना बड़ा देश की राजनीति में योगदान, लोग चंदा उस रूप में देते हैं। हमसे प्रति सांसद 3 गुना ज्यादा इनको पैसा मिला है। अब तक तो लुका छुपा के केवल ब्लैक मनी रखते थे, सारा ब्लैक मनी इनके पास रहता था। अब तो है कि मोदी जी लाएं इलेक्टोरल बॉन्ड। कमी किसी में हो सकती है, नियत में खोट नहीं हो सकती है मोदी जी का। और उन्होंने पारदर्शी तरीके से यह तय किया कि आप जो चंदा देंगे वो सरकारी रिकॉर्ड में रहेगा, ब्लैक मनी के काम नहीं चलेगा। मोदी जी की गारंटी है, ये देश में चोरी नहीं चलेगी। जो चोर होंगे वो पकड़े जाएंगे, कल आज पकड़ा है या कल पकड़ा है। कैसे भाई, कैसे जवाब देंगे आप? इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी इन्होंने तर्क गढ़ लिए। भैया क्या बताऊं, हंसी आती है। मोदी जी 2014 के चुनाव के पहले जब अपने वक्तव्य को रखते थे तो सबसे पहले कहते थे कि 100 दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे, 100 दिन में अच्छे दिन आ जाएंगे, काला धन हम वापस लाएंगे। और काला धन जब वापस आ जाएगा भैया, तो हर एक व्यक्ति के खाते में, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के खाते में 15-15 लाख चले जाएगा। लोगों से पूछ लेते हैं अच्छे दिन आए कि नहीं आए। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद दूसरे सवाल ले लेंगे। प्रभाकर जी पूछ लीजिए, क्या अच्छे दिन आए? अच्छे दिन का मुद्दा था, तो मेरा इतना ही कहना है कि बेहतर दिन आ गए हैं, अच्छे दिन इज वर्क इन प्रोग्रेस। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो किस्सा है, ये अब तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है जो हम आज देख रहे हैं। तो ये जो बीजेपी पार्टी है, ये अलायंस कंपनी जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है इंडिया की, ये बीजेपी को चंदा करती है और बीजेपी इस पे कोई सवाल नहीं करती है। केडिया जी, आप मानते अच्छे दिन आ गए? आप तो व्यापारी हैं, व्यापारी सबसे पहला। मैं तो वैसे पेशे से अधिवक्ता हूँ। अच्छे दिन आए या नहीं आए, यदि आप लोग 30 साल 40 साल पहले की बात याद होगी आप लोगों को, लाइन लगना होता था राशन लेने के लिए, लाइन लगना पड़ता था पेट्रोल लेने के लिए, और लाइन लगना पड़ता था गैस लेने के लिए। आज अच्छे दिन नहीं आए तो आपको घर बैठे राशन पहुंच जाता है, घर बैठे गैस पहुंच जाता है। तो ये अच्छे दिन तो आए हैं। महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात करते हैं। हम समझते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की बात वो लोग करते हैं जिन लोगों के पास रोजगार की सुविधा नहीं है। आप यदि एक बात देखेंगे कि आपको काम करने के लिए आदमी नहीं मिलता है, लेकिन बेरोजगारी है। आज महंगाई है, लेकिन बाजार में आप चीजों आप ये कह रहे हैं कि जो घर घर राशन मिलने लगा है उसकी वजह से कामगार आदमी नहीं मिल रहा है? नहीं, मैं ये नहीं कहता कि घर घर राशन मिलने लगा इसलिए कामगार आदमी नहीं मिलता, लेकिन मुफ्त में जो राशन मिल रहा है उसके कारण भी कामगार के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं। जी चलिए ठीक है। अब झा साहब, मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपकी सरकार है, यहाँ पर मिली जुली सरकार है।
यहाँ पर जो मुद्दा है एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट बन जाना चाहिए, औद्योगिक नगरी है, क्यों नहीं है एयरपोर्ट, और आपकी सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? यहाँ बहुत सारे लोगों से हमने बात की, सब कह रहे थे एयरपोर्ट का काम शिलान्यास होने के बाद से अटका हुआ है क्योंकि राज्य सरकार से कुछ एनओसी बाकी है। निश्चित रूप से एयरपोर्ट बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। एनओसी क्यों नहीं मिल रही है? आपकी तो सरकार है। एनओसी का जहाँ तक बात है, राज्य की सरकार प्रयास कर रही है, उसमें हम मतलब कि हमारे सांसद भी बहुत प्रयास किए हैं। मैं पार्टी लाइन से अलग हो हट के कहना चाहता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सेना की बात आ जा रही है, कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की बात आ जा रही है, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द एनओसी राज्य सरकार की तरफ से भी हो जाएगा, और जो भी अड़चन है केंद्र सरकार भी प्रयासरत है उसमें वो आपकी तरफ से। देखिए, तमाम राज्यों में तो फटाफट एयरपोर्ट बन भी गए, उड़ानें भी हो गई। वहाँ डबल इंजन की सरकार है। देखिए, ऐसा है कि ढालबुमगढ़ में जहाँ एयरपोर्ट बनने का प्रस्तावित है, जहाँ वहाँ हम गए हैं, अपनी मोटरसाइकिल से पूरे परिसर को घूमे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेजों के द्वारा वो एयरपोर्ट डेवलप किया गया था, और उसका भारत में भी सेना कोई उपयोग नहीं करती कि वहां का जो सरफेस है टूटा फूटा है। ग्रामीण लोग आसपास के गांव में जाने के लिए उस सरफेस से उपयोग करते हैं, टूटी फूटी रास्तों पर पूरा इलाका सरफेस है। और वहां को एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, इसका एक बहुत बड़ा हब है जो उसके लिए उपयोगी है, आर्थिक रूप से भी वो फायदेमंद है। लेकिन झारखंड की जो सरकार वर्तमान में है, इन्होंने भारत सरकार को एनओसी लेके उसमें नंबर जोड़ दिया लास्ट में कि एलिफेंट कॉरिडोर वहां है। अब भैया फाइल तो फंसा दिए आप। नहीं ऐसी बात नहीं है भैया, वहां से 66 किलोमीटर दूर एलिफेंट कॉरिडोर है। आप कौन है जिम्मेवार उसका? ये चाहते हैं कि भारत सरकार पैसा दी, विकास हो, क्योंकि इनकी पार्टी विकास के विरोधी है। जवाब दीजिए झा साहब। देश में गरीबी इनके सहारा दया। राम मंदिर का निर्माण करा दिया आपने, और भी बहुत सारी चीजें आप गिनाते हैं, समान नागरिक संहिता लागू करने की आपने बात कह दी, 3 तलाक भी आप उपलब्धि गिनाते हैं। अब ये तो सब राष्ट्रीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे क्या हैं? किस दम पर आप वोट मांगेंगे कि हमारे सांसद को यहाँ से जिता के भेजिए जमशेदपुर के लिए? क्या किया उन्होंने? देखिए, अपने जो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र है, इस शहर के अलावा एक बहुत बड़ा भूभाग ग्रामीण क्षेत्र में है। एक पूरे लोकसभा का एक छोटा सा इलाका है जो शहर में है, बाकी ग्रामीण है। यहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है, पठारी क्षेत्र है जमशेदपुर। और जब गांव में आप जाएंगे, पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे। हर ब्लॉक, हर गांव आज से 10 साल पहले कोई जाता नहीं था, क्योंकि मैं अपने व्यापार के चलते घुमा हूं इसलिए जानता हूं। उस समय के फिजा और आपके फिजा में बदली हो गया। उस समय आप गाड़ी से जा नहीं सकते थे, पुलिस पेट्रोलिंग होती नहीं थी, सीआरपीएफ नहीं जा पाती थी। आप देखेंगे, आप जंगल यहाँ भी देखेंगे, जहाँ नक्सल उग्रवाद था वहाँ हर जगह पुलिस पिकेट बन गया। जो ग्रामीणों का नक्सल शोषण करते थे, उनके रोजगार मारते थे, उनको जबरदस्ती अपने दल में शामिल कर लेते थे बगैर उनके इच्छा का फोर्स से, तो सारे चीज बंद हो गए हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, जंगल में जाइए, आपको हर जगह रोड मिलेगा। भारत सरकार की जितनी नागरिक सुविधाएं हैं जनता के लिए, जितने एक एक आदमी को कैंपिंग करके उनके गांव को लोगों को जोड़ के सारे भारत सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग दे रहे हैं। इतनी सारी चीजें गिना दी आपने। कांग्रेस जेएमएम तो कैसे चुनाव लड़ पाएगी भाई? इन्होंने तो उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पे भी है, स्थानीय स्तर पे भी। भैया, मैं आपको बताऊं कि पिछले चुनाव में कोल्हान क्षेत्र है, इसमें 3 जिला पड़ता है, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी और सरायकेला खरसावां। इनका एक भी विधायक नहीं जीता। एक भारतीय जनता पार्टी बैकग्राउंड के विधायक जीते, वो इन्हीं के मुख्यमंत्री को हरा के जीते। वो निर्दलीय हो गए और इनके मुख्यमंत्री को हरा के जीते, बाकी एक भी विधायक इनका नहीं है। तो उस स्थिति में हम दावा करते हैं कि इस बार भी जनता का मानसिकता वही रहेगा और जनमत हमारे साथ है। हमारे जो भी कैंडिडेट होंगे, वो जेएमएम के कैंडिडेट हो, कांग्रेस का कैंडिडेट हो, जीत निश्चित है। जनता के पास चलते हैं, जहाँ तक बात है, ये प्रभाकर जनता से बात सवाल ले लीजिए। मेरा सभी दलों से है कि जमशेदपुर में सबसे ज्यादा एक तो प्रॉब्लम हो गया पोल्यूशन का, जो काली माटी से लेके कोई भी दल इसके बाद सत्ता में आने के बाद इस पर उठाता नहीं है। प्रदूषण का सवाल है।
आम नागरिक है, कह रहा है कि प्रदूषण बढ़ता जा रहा है काली माटी के क्षेत्र में, पूरे इलाके में। कैसे हल करेंगे इस पे, क्यों नहीं गंभीर है आप लोग? ठीक ऐसा है, आप जो बोले प्रश्न एकदम सामयिक प्रश्न है। आप ये जमशेदपुर एक बड़ा शहर है, इसमें 5 नगर निगम है छोटे बड़े, जमशेदपुर, मानगो, जुगसलाई, आदित्यपुर और कपाली। आप इनके कचरा उठा के फेंक के एक जगह डिस्पोजल करने का जगह नहीं है। क्यों नहीं है? जहां लेने जाइए। आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं व्यवस्था बनवाई? मेरी बात समझिए आप, हमारी सरकार थी उस समय से प्रयास कर रहे हैं। अभी आपका पोल खुलेगा भैया, आपके दल का पोल खुलेगा, 5 जगह है। अभी क्या हो रहा है, जहां सरकार की योजनाएं जा रहे हैं वहां ग्रामीण को भड़का के योजना पूरा नहीं होने देते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल की टाटा स्टील है, टाटा स्टील के लिए कहीं जमीन नहीं मिल रहा है, ये लोग ग्रामीण क्षेत्र में डिस्टर्ब करके रखे हैं। पूरा झारखंड को बर्बाद करने वाले ले झामुमो के साथ कांग्रेस की जो साहब बड़ा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। आप देखिए, जमशेदपुर शहर टाटा स्टील इतने मजबूर है कि अपने पुराने क्वार्टरों को तोड़ के बाउंड्री करके टाउन फॉरेस्ट करके स्कीम लगा के कर रही कि ताकि पोल्यूशन रुके। आज 40 मिलियन टन जा रहा है, उसके लिए जगह कौन देगा? जितने भी झारखंड की भाजपा की सरकार ने एमयू किया, सारे पे लोग रोक लगा के रखे और लोकल ये लोग आंदोलन करवाते हैं ताकि जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए ओझा जी, जवाब देने दीजिए, इनका वोट जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए ओझा जी, ओझा जी जवाब देने। क्या साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं, टाटा स्टील बहुत प्रयासरत है पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए। उसके लिए आप देखिए ग्रीनरीज कितना है इस शहर में, हर जगह आपको प्लांट मिलेगा, प्लांटेशन का काम होते हुए दिखेगा। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र की बात है, यहाँ आप हवाई जहाज, ये आरोप लगा रहे हैं कि टाटा स्टील को जगह नहीं लेने दे रहे हैं, आप ग्रामीणों को भड़का देते हैं। नहीं, औद्योगिक नगरी को चौपट कर देंगे ऐसे। झूठा चीज है, कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हर जगह भड़काया, आप बताइए जरा, गाँव का नाम बताइए ओझा जी। भड़काए है, गोविंदपुर के आगे नहीं, भड़का है, सब जगह योजनाएं बंद पड़ी हुई है। 4 हर साल से जगह इनकी सरकार है, प्लांटेशन हो रहा है, हर जगह जंगल का काम हो रहा है, कहीं एकदम झूठ, एकदम झूठ। भैया जवाब मिल गया आपको, प्रदूषण क्यों नहीं कम हो रहा है? लड़ रहे हैं आपस में, एकदम जवाब मिल गया ना आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस बहस में, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। जमशेदपुर से आप देख रहे थे ये गर्मा गर्म बहस। अभी छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।
एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल आज जमशेदपुर में था, कल मुलाकात होगी रांची में। जरूर देखिएगा एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल।